मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसी मादा जनन तंत्र को आगे का जो प्रोसेस है उसका हम अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो आपने देखा है कि मादा जनन तंत्र में सबसे मुख्य भाग जो होता है वो होता है कौन सा? अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। तो अंडाशय को हमने डिटेल से हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके आगे के भागों की। जैसे नंबर 2 पे आएगा यहाँ पे अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी जो होती है ना, तो आपने देखा है कि एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक इधर से और एक इधर से, एक जोड़ी अंडवाहिनी जो है आपने देखा इस तरह से डेवलप होती है और इसके निम्न भाग होते हैं इस तरह से। ठीक है ना? तो ये वाला भाग जो होता है अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, इसको कहते हैं हम फिम्ब्री। क्योंकि ये क्या करता है, ये अंडाशय से निकला हुआ जो अंडाणु होगा ना उसको ग्रहण करता है। ठीक है ना? अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु को ग्रहण करता है। उसके बाद ये फिम्ब्री जहां से जुड़ी होती है उस भाग को बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है ना? इनफंडिबुलम वाले भाग से जुड़ता है। और जो इसके पीछे वाला भाग है, ये वाला भाग, ये कहलाता है एम्बुलम, चौड़ा भाग। और यहीं पर क्या होता है, निषेचन होता है। और ये वाला भाग कहलाता है इस्थमस। क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। ठीक है ना? और इस्थमस के अंदर की तरफ यहाँ पर होती हैं पक्षमापिकाएं। क्या होती है? पक्षमापिकाएं, जो क्या करती हैं, अंडे को आगे की ओर धकेलती रहती हैं। इस तरह की ये संरचना होती है किसकी? अंडवाहिनी। तो आप कह सकते हैं मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है और इसके निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 फिम्ब्री, यह अंडाणु को ग्रहण करने का भाग होता है। नंबर 2 इनफंडिबुलम, जहाँ से फिम्ब्री जुड़ी होती है उस भाग को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। और इनफंडिबुलम के पीछे वाला भाग इसे हम एम्पुला कहते हैं, जहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। और उसके बाद में पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं इस्थमस। और इस्थमस के अंदर की जो भित्ति होती है उस पर पक्षमापिकाएं पाई जाती हैं। और इस इनफंडिबुलम वाले भाग पर जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं जिनको कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं हम? ऑस्टिया। ऑस्टिया। और इसी भाग से क्या होता है, अंडाणु है वो अंदर की ओर प्रवेश करता है। अब आ जाइए नंबर 3 पे है गर्भाशय। गर्भाशय, तो आपने देखा है कि एक जोड़ी एक अंडवाहिनी इधर से आई, एक अंडवाहिनी इधर से आई और दोनों अंडवाहिनी आपस में जुड़ गई। और जुड़ने के बाद बनता है क्या? गर्भाशय। गर्भाशय। ठीक है ना? अब गर्भाशय क्या होता है, थैले जैसी संरचना होती है जिसके 3 भाग होते हैं। इसका नाम होता है फंडस, इसका नाम होता है कार्प और इसका नाम होता है सर्विक्स। सर्विक्स को हिंदी बोलते हैं हम गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं हम इसको? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे गर्भाशय की जो भित्ति होती है ये वाली, क्योंकि भ्रूण को धारण करता है, भ्रूण को ग्रहण करता है, धारण करता है, इसलिए इसकी भित्ति है वो काफ़ी मोटी होती है। अब कितनी मोटी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी भित्ति में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं इसमें 3 स्तर होते हैं इसमें। यहाँ पे सबसे बाहर वाला स्तर है उसको बोलते हैं पेरिमीट्रियम। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको हम? पेरीमीट्रियम। बीच वाले को बोलेंगे हम मायोमीट्रियम। और सबसे अंदर वाले को बोलेंगे हम एंडोमीट्रियम। ठीक है ना? और ये जो एंडोमीट्रियम जो होती है ये क्या बनती है, इस तरह की स्पंजी होती है इस तरह से। और इसी स्तर पे क्या होता है, भ्रूण आके यहाँ पर आरोपित होता है। भ्रूण का जो रोपण है वो इसी भाग पर होता है।
और ये यहाँ पर होता है इस तरह से, यहाँ फंडस में। और आपने देखा कि जैसे जैसे गर्भाशय नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि इसमें इसका जो मुंह है वो संग्रह होता जाएगा, और हम कह सकते हैं कि साहब ये जो संरचना बनती है इसमें गर्भाशय ग्रीवा का निर्माण करती है, और गर्भाशय ग्रीवा को आगे चल के योनि में बदल जाती है। अब उसके बाद में आता है अगला भाग आता है इसका नंबर 4 पे भग, जिसको हम वल्वा कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वल्वा। नंबर 4 भग, भग को हम बोलते हैं वल्वा। वल्वा क्या होता है मैं आपको बताऊं कि मादा में जो मादा जनन अंग है जहाँ पर पाया जाता है उस भाग को हम भग कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण मादा जनन भाग को हम भग कहते हैं, ठीक है ना। अब भग में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि भग की हम संरचना देखें तो देखिए जहाँ पर मादा जनन अंग होता है, जहाँ पर मादा जनन अंग होता है दोनों जांघों के बीच में, दोनों थाइज के बीच में, वो भाग थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और उठे हुए भाग को हम कहते हैं कौन सा, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इसको बोलते हैं जघन शैल। शैल माने चट्टान, चट्टान की तरह उठा हुआ होता है, मतलब जहाँ पर मादा की योनि जहाँ पर होती है उस उठे हुए भाग को हम कहते हैं जघन शैल या मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। अब इस मॉन्स प्यूबिस में क्या होते हैं कि बाहर की तरफ एक सबसे बड़ी पाली होती है, ठीक है ना। तो मादा जो जनन अंग होता है, बाह्य भाग होता है, बाह्य जनन अंग होता है, वो दो पालियों में बटा हुआ होता है। सबसे बड़ी वाली जो पाली होती है बाहर की तरफ होती है, इस पाली को कहते हैं हम लैबिया मेजोरा, ठीक है ना। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर्स लगे हुए होते हैं, बाल लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, जो इसके तापमान को नियंत्रित करते हैं। प्लस इसके अंदर की तरफ यहाँ पर होती है छोटी छोटी पालियाँ होती हैं, अंदर की तरफ छोटी पाली होती है, उसको बोलते हैं हम लैबिया माइनोरा, ठीक है ना। ये हो गया लैबिया माइनोरा। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इसको बोलते हैं भगशेफ। क्या बोलते हैं, भगशेफ या क्लाइटोरिस कहते हैं। तो क्लाइटोरिस में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जैसे नर में शिश्न होता है, नर में शिश्न जो होता है उसी की तरह मादाओं में क्या होता है, क्लाइटोरिस। अंतर ये होता है कि नर के शिश्न की लंबाई बढ़ जाती है जबकि मादाओं में शिश्न की लंबाई बढ़ती नहीं है, मतलब क्लाइटोरिस की लंबाई बढ़ती नहीं है। ये केवल जनन के समय, मैथुन के समय, ठीक है ना, उत्तेजना को उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्तेजना को उत्पन्न करता है कौन, क्लाइटोरिस भगशेफ। ध्यान रखना, मादाओं में नर के शिश्न के समजात कौन सा अंग पाया जाता है, तो वो है क्लाइटोरिस, ठीक है ना। और इसकी ये मांसपेशियों से बना हुआ संरचना, मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। इसका काम केवल उत्तेजना उत्पन्न करना होता है मैथुन के समय। क्लियर हो गया। उसी के नीचे यहाँ पर होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ये मूत्र को उत्सर्जित करती है छिद्र। ये जो छिद्र होता है वो मूत्र को, यूरिन को बाहर निकालता है, क्योंकि मादाओं में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मादा युग्मक अलग से निकलेगा और मूत्र का निर्माण अलग से होगा। मूत्र निर्माण नहीं, मूत्र का निकलना वो अलग से होगा, जबकि नर में दोनों एक ही होते हैं। और यहाँ पर होता है, ये होती है योनि, वेजाइना,
ठीक है ना। तो मादाओं में योनि सबसे नीचे की तरफ होती है, इसका काम होता है जनन के समय मैथुन क्रिया करना, प्लस अपने कह सकते हैं मैथुन क्रिया करना, और प्रसव के समय भ्रूण का इस छिद्र से बाहर निकलना। तो जो भ्रूण है प्रसव के समय वो इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, जिसको हम कहते हैं योनि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब सुनिए, तो योनि को कार्य करता है मैथुन के समय, जो मैथुन क्रिया होती है वो इससे होती है, ठीक है ना। शिशु इसी छिद्र में प्रवेश करता है, प्लस प्रसव के समय जो भ्रूण बाहर निकलेगा वो भी इसी से बाहर निकलता है। अब कुछ बातें हैं, जैसे योनि जो होती है ना, इसके ऊपर की तरफ मतलब थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे छिद्र एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम होता है हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली क्या होती है कि इसको हम कौमार्य मतलब कुंवारेपन का, वर्जिन होने का, मतलब जिसने कभी मैथुन सेक्स नहीं किया है उसका हम सिंबल मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब प्रथम बार मैथुन क्रिया होती है तो हाइमन झिल्ली क्या होती है, टूट जाती है। लेकिन ऐसा मैथुन से ही नहीं होता, इसके अलावा अगर साइकिलिंग करते हैं, कोई भारी वजन उठाते हैं, या घुड़सवारी करते हैं, या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो झिल्ली होती है वो टूट जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब जिसमें हाइमन झिल्ली होगी इसका मतलब वो क्या करेंगे कि साहब वो मैथुन मतलब उन्होंने मैथुन क्रिया नहीं की है, कुंवारापन का सिंबल नहीं मानते। हम कह सकते हैं वर्जिन होने का सिंबल नहीं होता ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इस छिद्र में एक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से? एलएबी या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक बैक्टीरिया, लैक्टिक अम्ल जीवाणु पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मादाओं की योनि में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि मादा की योनि में यहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, संकुचित होती हैं, और इस संकुचन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए क्या होता है कि इनमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। अब ग्लाइकोजन जहाँ पर होगा तो वहाँ पे संक्रमण की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसीलिए क्या होता है कि सर इस संक्रमण को कम करने के लिए इस ग्लाइकोजन को ये क्या करते हैं, अम्ल में बदल देते हैं बैक्टीरिया। भाई ग्लाइकोजन होगा अगर योनि में तो क्या होगा, ग्लाइकोजन क्या करेगा, सड़न उत्पन्न करेगा, इन्फेक्शन होगा। तो नेचर ने इस ग्लाइकोजन को एसिड में बदलने के लिए यहाँ पे किसकी उपस्थिति दर्शा दी गई है, लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की, जो क्या करते हैं इस ग्लाइकोजन को अम्ल में बदलते रहते हैं। इससे क्या होगा, योनि में संक्रमण की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये देखिए ये था भग। तो मैं एक बार वापस से इसको रिवाइज कर देता हूँ। भग क्या होता है, मादा जनन का बाहरी भाग, उसको हम संपूर्ण क्या कहते हैं, भग कहते हैं। और ये जो भग होता है ना, इसके विभिन्न भाग होते हैं। पहली बात तो भग जहाँ पर होगा, वल्वा जहाँ पर होगा वहाँ पर उस भाग को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, जघन शैल कहते हैं। और इसके अलग अलग भाग होते हैं। बाहरी पाली को लेबिया मेजोरा कहते हैं, अंदर वाली पाली को लेबिया माइनोरा कहते हैं। और ऊपर जो भाग होता है, सबसे पहला भाग होता है उसको हम भग शेप कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये नर शिश्न के समजात अंग होता है। दूसरा इसी के नीचे क्या होता है, वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल के द्वारा क्या करते हैं, यूरिन को रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं। उसके बाद में आता है नीचे योनि। तो सबसे नीचे वाला छिद्र होता है उसको हम योनि कहते हैं। और इस भाग में क्या होता है कि एक तो हाइमन झिल्ली होती है जो कि सामान्य क्रियाओं से भी टूट जाती है। ऐसा नहीं होता कि साहब केवल मैथुन क्रिया से ही ब्रेक होती है। इसके अलावा इसमें लैक्टिक अम्ल जीवाणु पाए जाते हैं जो ग्लाइकोजन को अम्ल में बदलते रहते हैं। इससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। और योनि के द्वारा जो होता है ना, क्या कार्य होगा, योनि के द्वारा मैथुन क्रिया में भाग लेगी और साथ साथ में प्रसव समय भ्रूण भी बाहर निकलता है।
अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। एक और चीज़ है इसमें, कौन सा नंबर 5 पे आता है, 5 पर है बार्थोलिन जनल ग्रंथि। बार्थोलिन, तो जैसे आपने कहा ना कि जैसे नर में 2 ग्रंथियाँ होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और एक होती है काउपर्स ग्रंथि होती है। मादाओं में केवल एक ग्रंथि होती है, कौन सी, बार्थोलिन, और ये नर के काउपर्स ग्रंथि के समान होती है। और ये बार्थोलिन होती है कहाँ पर, इस योनि की भित्ति की दीवार में होती है, अपनी कह सकते हैं भित्ति में होती है। और ये भी क्या करती है, मैथुन के समय एक चिकने द्रव का स्रावण करती है, जिससे कि पूरी योनि है वो स्नेहक हो जाती है और मैथुन क्रिया क्या होती है, आसानी से हो जाती है। तो इसके द्वारा स्नेहक द्रव का स्रावण किया जाता है। लास्ट में आता है नंबर 6 पे आता है, यहाँ पे कौन सा, लास्ट इसका भाग है स्तन ग्रंथि। तो देखिए मादाओं में स्तन ग्रंथि जो होती है ना वो सक्रिय होती है, जबकि नर में निष्क्रिय होती है। तो देखिए मानव मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथि और कहाँ पर, सीने पर ये मांसपेशियां होती, जिसका नाम होता है पेक्टोरल मांसपेशी। इस पेक्टोरल मांसपेशी के द्वारा यहाँ पर इस तरह से ही जुड़ी होती है, इस तरह की ग्रंथि, ठीक है ना, इस तरह की स्तन ग्रंथि होती है, जिसमें अगर आप देखेंगे इसका जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये इसको कहते हैं निप्पल भाग। ये कौन सा भाग हो गया, निप्पल। ये जो निप्पल वाला भाग होता है ये डार्क होता है, गहरा होता है। क्यों, क्योंकि जब बच्चा क्या करता है, फीडिंग करता है, तो लगातार फीडिंग करने से इसकी त्वचा डैमेज ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वर्णक जमा हो जाते हैं, जो कलर होता है वो जमा, पिगमेंट जमा हो जाता है, जिससे कि यहाँ की स्किन हार्ड हो जाती है। और इस काले रंग की जो स्किन होती है, ब्लैक डार्क ब्लैक जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं हम, एरियोला बोलते हैं, डार्क एरिया, ठीक है ना। और ये जो निप्पल होती है इसमें लगभग 10 से लेकर 15 छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा दूध बाहर निकलता है। और इसके अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होती इस तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, और जो नलिकाओं के द्वारा क्या करती है, डायरेक्ट निप्पल से जुड़ी होती है, इस तरह से नलिकाओं के द्वारा क्या होती है, इस तरह से इससे जुड़ी होती है, ये दूध को बनाती है। इन ग्रंथियों को बोलते हैं लैक्टिफेरस ग्रंथि। और ये ग्रंथि क्या करती है, दूध का निर्माण करती है। और किसके द्वारा जुड़ी होती है, लैक्टिफेरस नलिका के द्वारा, और किससे जुड़ी होती है, निप्पल से जुड़ी होती है। और इन्हीं के बीच बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वसा ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वसा ऊतक पाए जाते हैं। ये वसा ऊतक होते हैं तो क्या करते हैं, इसको साइज बनाते हैं। तो ये होती है। तो इसमें अगर देखें तो दूध का निर्माण कौन करता है, लैक्टिफेरस ग्रंथि करती है। इसके अलावा अगर इसमें देखें दुग्ध का क्या क्या संगठन होता है, तो देखिए एक तो ध्यान रखना, पहला जो दूध निकलता है प्रसव के बाद उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इस पे क्वेश्चन पूछता है, कोलेस्ट्रम माँ की प्रसव के पश्चात जो पहला दूध निकलता है पीले रंग का, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होते एक तो लैक्टोज शर्करा होती है, एक कैल्शियम होता है, और एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना। लैक्टोज शर्करा, कैल्शियम और एंटीबॉडी होती है। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम होते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो मेन ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, लैक्टोज, और लाइसोजाइम क्या करता है, इसको खराब होने से रोकता है। इसके अलावा इसको कंट्रोल कौन करता है दूध निर्माण को, तो ये करता है
सोमेटोट्रोपिन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कौन सी, दूध की। इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, ओके।